जादुई 3 फ्रॉक। ढोलकपुर नामक एक बहुत बड़ा गांव था। उस गांव का राजा भान सिंह बहुत हिम्मत वाला, बुद्धिमान और प्रतापी था। राजा अपनी प्रजा को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देता था। वो अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। ढोलकपुर वासी भी अपने राजा से बहुत प्रसन्न रहते थे, लेकिन भान सिंह हमेशा एक बात से परेशान रहता था। क्या हुआ महाराज, आप आज भी परेशान लग रहे हैं? हाँ सेनापति, हमारी प्रजा 2 भाग में बटी हुई है। जहाँ एक तरफ पश्चिमी खेमा कुलीन है तो वहीं पूर्वी खेमा उससे थोड़ा कम कुलीन है, जिसकी वजह से दोनों खेमों में आए दिन जंग छिड़ी रहती है। ये चिंता मुझे हर पल सताती रहती है कि अपने गांव को एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए। तभी भान सिंह के दरबार का एक पंडित बोला, आपकी समस्या का निवारण जल्द ही होगा महाराज। आपके इस समस्या का निवारण करने के लिए 3 कन्याएं जरूर आएंगी। जी पंडित जी, हमें इंतजार रहेगा। महाराज, राजकुमारी जी का जन्मदिन आ रहा है। पूरी प्रजा में जश्न का ऐलान करवा दिया है। अब महल में भी तैयारियां शुरू हो जाएगी। तभी राजकुमारी वहां आकर कहती है, पिताजी, मैं चाहती हूँ कि मेरे जन्म दिवस पर एक प्रतियोगिता आयोजित की जाए। पूरे जश्न में वो 3 लड़कियाँ होंगी जो सबसे ज्यादा सुंदर लगेगी। उन्हें मैं अपनी तरफ से बहुत खास तोहफा दूंगी। सेनापति जी, आप इस बात का ऐलान भी करवा दीजिए। उसके बाद सेनापति फौरन इंदुमती की इस बात का ऐलान भी पूरे ढोलकपुर में करवा देते हैं। ये बात सुनने के बाद जहां महल में राजकुमारी के जन्म दिवस की तैयारियां चल रही थी, वहीं ढोलकपुर की प्रजा में एक खेमे को दूसरे खेमे से सुंदर दिखने की होड़ लगी हुई थी। पूर्वी खेमे में 3 सहेलियां रहा करती थी, जिनका नाम था हेमा, पुष्पा और खुशबू। उन तीनों के दिल में बहुत ममता और प्यार था। पूर्वी खेमे से ताल्लुक रखने की वजह से वो तीनों ज्यादा अमीर नहीं थी। उनके पास जितना था वो उतने में ही खुश रहती थी। वहीं पश्चिमी खेमे में भी 3 सहेलियां रहा करती थी, जिनका नाम था रेखा, ज्योति और आरती। वो तीनों पश्चिमी कुलीन वर्ग से संबंध रखती थी, इसलिए वो तीनों बहुत अमीर थी। अमीर होने के कारण उन्हें अपनी अमीरी पर बहुत घमंड रहता था। एक गांव में होने के कारण ये दोनों वर्ग आपस में टकराते रहते थे। ऐसे ही एक दिन पूर्वी वर्ग की 3 सहेलियां और पश्चिमी वर्ग की 3 सहेलियां एक साथ तालाब के किनारे पहुंची। पूर्वी वर्ग की लड़कियों को देखकर कुलीन वर्ग की 3 सहेलियां कहती है, देखो देखो, तालाब के किनारे आ गई राजकुमारी की छोटी बहनें। तुम तीनों इस तालाब के पानी को छू भी नहीं सकती, समझ गई तुम तीनों? चली जाओ यहाँ से। तभी पूर्वी वर्ग की हेमा उनका जवाब देती है, ऐसा क्यों कह रही हो? इस पानी पर किसी अमीर या गरीब का हक नहीं है, बल्कि इस गांव के सभी लोगों का एक समान हक है। ये बात सुनकर पश्चिमी वर्ग की कुलीन कन्याओं को गुस्सा आ जाता है। बहुत जुबान खुल रही है तुम्हारी हमारे सामने। कुछ ही दिनों में राजमहल में राजकुमारी का जन्मदिन है और उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी है। अगर उस प्रतियोगिता में तुम तीनों जीत जाओ तब आकर हमसे बात करना, समझी तुम? तभी पूर्वी वर्ग की हेमा कहती है, अगर हम तुमसे जीत गए तो तुम क्या करोगी? ये सुनकर ज्योति, रेखा और आरती को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो हम पूरे गांव में अपने चेहरे पर कालिक लगाकर घूमेंगे और हम ये भूल जाएंगे कि तुम गरीब हो और हम अमीर हैं। हम एक ही थाली में खाना खाने को तैयार हो जाएंगे। तो याद रखना अपने इस बात को। इतना बोलकर पूर्वी वर्ग की 3 सहेलियां आरती, हेमा और पुष्पा वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद खुशबू ज्योति से कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम सभी एक थाली में बैठकर खाना कैसे खा सकते हैं? वो हमारे साथ चलने के लायक भी नहीं है। अरे सखियों, तुम चिंता क्यों करती हो? वो लोग हमसे जीत ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास इतने महंगे महंगे कपड़े हैं, इतना महंगा महंगा मेकअप है, और उनके पास क्या है? वो लोग फटीचर है और फटीचर बनकर ही आएंगे। तुम चिंता मत करो। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी वर्ग की सहेलियों को चिंता हो रही थी।
हमने उनकी चुनौती स्वीकार तो कर ली है, लेकिन हम उनसे जीतेंगे कैसे? हमारे पास ना अच्छे कपड़े हैं और ना अच्छे गहने। हम कुछ भी कर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। चिंता मत करो सखियों, ऊपर वाला जरूर हमारी मदद करेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पश्चिमी खेमे की सखियों की नजर जब भी पूर्वी खेमे की सखियों पर जाती थी तो वो नजरों से ही उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजकुमारी का जन्मदिन भी आ गया। शर्त अनुसार कुलीन वर्ग की कन्याएं और पश्चिमी वर्ग की कन्याएं तालाब किनारे पहुंचती है। वो देखते हैं कि कुलीन वर्ग की सहेलियां बहुत ही सुंदर वस्त्र और बहुत ही सुंदर गहने पहनकर जश्न में जाने को तैयार है, लेकिन पश्चिमी वर्ग की लड़कियों ने अपने पुराने और फटे हुए कपड़े ही पहन रखे थे। उसे देखकर खुशबू कहती है, चुनौती तो बहुत ही घमंड से दी गई थी। क्या तुम लोग ऐसे प्रतियोगिता जीतोगी? रहने दो सखी, गरीब है बेचारे, इनसे नहीं हो पाएगा। हम जश्न में चलते हैं। इतना बोलकर कुलीन वर्ग की सहेलियां जश्न में चली जाती है और पश्चिमी वर्ग की सहेलियां तालाब किनारे उदास मन से खड़ी थी। तभी वो देखते हैं कि तालाब में कोई चीज बहुत जोरों से गिरी है। वो चीज इतनी तीव्र गति से आकर तालाब में गिरी कि वो लोग देख ही नहीं पाए। उन तीनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि तालाब में क्या गिरा। पुष्पा, रेखा, क्या तुम दोनों को भी ऐसा लगा कि तालाब में जोरों से कोई चीज गिरी हो? हाँ हेमा, तुम सही कहती हो। लगता है तालाब में कोई बहुत बड़ी चीज आकर गिरी है। लेकिन वो तीनों इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहीं खड़ी होकर चिंतित होने लगती है। तभी कुछ समय बाद उनके सामने एक परी उड़ती हुई जमीन पर आती है। वो तीनों उस परी को देखकर बहुत हैरान थे। वो परी बहुत विचलित होकर उन तीनों से पूछती है, क्या मेरी माँ को यहाँ कहीं देखा है? उनकी आज तबीयत खराब थी। मैंने उनसे कहा था कि आप मत जाइए, लेकिन फिर भी वो पृथ्वीलोक पर आने की जिद करने लगी। तभी हेमा को ये बात समझ आती है कि उस परी की माँ जरूर तालाब में ही गिरी होगी। अभी कुछ समय पहले ही हमें ऐसा लगा कि तालाब में एक बहुत बड़ी चीज आकर गिरी हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ इस तालाब में गिरी है। ये सुनते ही परी बहुत परेशान हो जाती है। मैं एक परी हूँ। तालाब में मेरी शक्तियाँ काम नहीं करेगी क्योंकि मेरे पंख भी गीले हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँ? पुष्पा और हेमा, यही मौका है किसी की जान बचाने का। उसके बाद वो तीनों तालाब में कूद जाती हैं और तालाब में तैरते हुए परी माँ को ढूंढने लगती हैं और आखिरकार वो तीनों परी की माँ को सही सलामत तालाब से निकाल लाती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी माँ की जान बचाई है। मैं तुम्हारी आजीवन आभारी रहूंगी। किसी की जान बचाना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन अब हमारे जो भी कपड़े थे वो भी गीले हो गए। अब हम राजमहल कैसे जाएंगे? ये सुनते ही वो परी अपने जादू से सारी बात का पता लगा लेती है। मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। ये कहती हुई परी अपने जादू से 3 जादुई फ्रॉक प्रकट करती है। ये जादुई फ्रॉक है। इन फ्रॉक को तुम तीनों पहन लो। इसके बाद तुम तीनों खुद ब खुद सब समझ जाओगी। फिर तीनों सहेलियां एक एक फ्रॉक पहन लेती हैं। फ्रॉक पहनते ही तीनों सहेलियां बहुत सुंदर दिखने लगती हैं। उनके शरीर पर तरह तरह के आभूषण आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो तीनों और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपकी वजह से हम लोग प्रतियोगिता भी जीत जाएंगे और कुलीन वर्ग के कन्याओं की शर्त भी जीत जाएंगे। इसके बाद वो परी अपनी माँ को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। हेमा, पुष्पा और रेखा तीनों राजमहल चली जाती हैं। उन तीनों को राजमहल में आता देख कुलीन वर्ग की कन्याएं हैरान रह जाती है। इन तीनों के पास इतने महंगे वस्त्र कहाँ से आए? राजकुमारी की नजर जैसे ही हेमा, पुष्पा और रेखा पर जाती है, वो उन्हें देखते ही अपने पिता के कान में कुछ कहती है। कुछ देर बाद महाराज प्रतियोगिता के विजेता का नाम ऐलान करते हैं।
मेरी प्यारी प्रजा, आशा करता हूँ कि आप सभी को यह जश्न अच्छा लगा होगा। तो अब समय आ गया है आज होने वाली प्रतियोगिता के विजेता को घोषित करने का। तो आज की इस प्रतियोगिता की विजेता हैं पश्चिम वर्ग की 3 कन्याएं, जो मेरे ठीक सामने बहुत ही सुंदर फ्रॉक पहने खड़ी हैं। ये सुनते ही हेमा, रेखा और पुष्पा खुशी से उछलने लगती हैं और दूसरी ओर कुलीन वर्ग की कन्याएं ये सुनते ही परेशान हो जाती हैं। इसके बाद राजकुमारी हेमा, रेखा और पुष्पा को उपहार स्वरूप उन्हें इनाम देती है। उसके बाद वो तीनों कुलीन वर्ग की कन्याओं के पास जाकर कहती है, हम तुम्हारी शर्त जीत गए। ये सुनकर कुलीन वर्ग की कन्याएं बहुत दुखी मन से कहती है, हम अपने चेहरे पर कालिख लगाकर पूरे गांव में घूमने को तैयार हैं। नहीं नहीं सखी, ऐसा ना कहो। ऊंच नीच, अमीरी गरीबी में कुछ नहीं रखा। इस गांव का हर एक व्यक्ति राजा के लिए एक समान है। जब इस गांव का राजा ही किसी व्यक्ति में फर्क नहीं करता, तो गांव वाले आपस में फर्क क्यों करते हैं? तुम्हें अपने मुंह पर कालिख लगाने की कोई जरूरत नहीं है और न ही हमारा झूठा खाने की जरूरत है। ये सुनकर कुलीन वर्ग की कन्याओं और बाकी सभी गांव वालों का सर शर्म से झुक जाता है। हमें माफ करना सखियों, आज से हम सभी सहेलियां हैं। अमीरी और गरीबी गई भाड़ में।